वेलकम टू द शनि राठौर शो। माई सेल्फ शनि राठौर, फाउंडर ऑफ बासोदा अकेडमी। आज हमारे गेस्ट हैं युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत, वीर रस के कवि मोहित भार्गव जी। तो बताइए मोहित भार्गव जी, आप कैसे हैं और आपकी कैसी मैं ठीक हूँ सनी भाई, आप बताइए। बढ़िया। आज हमने मोहित जी को पॉडकास्ट के लिए आमंत्रित किया है और उन्होंने अपना समय हमें दिया। मोहित जी, आप के तीन अगर बैकग्राउंड की हम बात करें, आप युवा कवि भी हैं, वीर रस के लिए कविताएं बनाते हैं, कई मंचों पर आपने कविताएं दी भी हैं, गाई भी हैं। इसके अलावा युवा राजनीति में भी आप सक्रिय रहे हैं और एक लाइब्रेरी संचालक के रूप में भी आपकी भूमिका है। तो ये तीनों का तारतम्य किस तरीके से आप मैनेज करते हैं और क्या आपकी पूरी जर्नी है, थोड़ा सा आपके बारे में बताएं। सर्वप्रथम तो अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट में आके। आपने पहला ही प्रश्न मेरी पृष्ठभूमि से, जो कि तीनों काम मेरे समकालीन चले आ रहे हैं, समकक्ष, मतलब धारा एक ही दिशा में बह रही है तीनों के साथ। ऐसा नहीं है कि पहले कवि बना, फिर युवा पॉलिटिशियन और फिर लाइब्रेरी संचालक। ये तीनों काम एक ही स्तर पर समकालीन चले आ रहे हैं। तो जर्नी कहीं यहाँ से शुरू हुई कि मैं विद्यालय काल से ही पढ़ने में अच्छा था। तो मेरे घर वालों का कहना था, एक टैगलाइन मेरे जीवन में आई कि तुम हमारी नज़रों के सामने ही रहो। ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ, मतलब जो भी बात होगी सही बात होगी, मतलब यहाँ वहाँ की फेंका फाकी नहीं होगी। आपने मेरे विषय में पूछा है, अपने बारे में बताने को कहा है, तो मैं जो हुआ वो बताना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हमारी नज़रों के सामने रहो, और मेरी इस जर्नी का ये टैगलाइन साबित हुई। कहीं ना कहीं मेरे माता पिता का इकलौती संतान होने के नाते ये पुत्र मोह भी कह सकते हैं कि आज मैं इन तीनों फील्ड में एक साथ कार्य कर रहा हूँ। तो विद्यालय के बाद मैंने महाविद्यालय में प्रवेश किया। तो जैसे ही मैंने प्रवेश किया, पहले ही दिन मुझे विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ता कैंपस में कार्य करते नजर आए। कहीं ना कहीं मैं उनके कार्यों से प्रभावित हुआ। मैंने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन की। विद्यार्थी परिषद ज्वाइन की, वो ऐसा छात्र संगठन है जिसकी विचारधारा मेरी विचारधारा से मेल खाई। मैं उसमें मुझे दायित्व मिला। मैंने 5 साल लगभग विद्यार्थी परिषद में काम किया। उसके बाद आपने जैसा कि कवि, तो कभी भी मैं विद्यार्थी परिषद के माध्यम से ही जो भी मुझे मंच मिले, उन मंचों का मैंने यही कहूँगा कि लाभ उठाया। तो मैं ऐसा कुछ पुख्ता जो कहते हैं कवि, लय छंद गति का मुझे ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है। पहली बात बता दूं, मैं तो विद्यार्थी परिषद में मेरी विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा रही है। कहीं भी देश में किसी कोने में राष्ट्र से संबंधित, धर्म से संबंधित, विद्यार्थियों से संबंधित, हमारे किसान भाइयों से संबंधित, हमारे सीमा पर तैनात जवान भाइयों से संबंधित कोई भी विषय ऐसा आता है तो मेरी लेखनी कुछ ना कुछ ऐसा लिख देती है जो कि मुझे कवि बना देती है। और आप उत्साहवर्धक लिखते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप लेखन की हम बात करें जी, तो हिंदी साहित्य में आपकी रुचि बचपन से रही है। जी जी। तो हिंदी साहित्य में आपने कई कवियों को पढ़ा होगा, तो कौन से ऐसे कवि या लेखक रहे हैं जो आपको बहुत भाते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें व्यक्ति के खून में ही होती हैं। अब लोग कहते हैं कि आप राष्ट्रभक्ति की ही कविता क्यों कहते हैं, अंदर से वो भावना आती है राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति कुछ करने का। अब अपन जैसे कि सैनिक हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं हमारी रक्षा कर रहे हैं सीमा पर, लेकिन हम उतने सामर्थ्य नहीं है कि देश की रक्षा कर पाए, देशवासियों की रक्षा बॉर्डर पर जाके कर पाए। तो हम अपनी लेखनी के माध्यम से राष्ट्रवाद की अलग जगाते हैं और लोगों में उत्साह भरने का काम करते हैं। और विद्यार्थी परिषद में भी आपने कई कार्य किए हैं जी। कई शहर के ज्वलंत मुद्दों के समय भी आप शहर जिला संयोजक के साथ आपने बढ़ चढ़कर कार्य किया। तो जैसे कि हम बात करें कि युवाओं को राजनीति में आना, युवाओं का राजनीति में आना एक करियर हो सकता है या सिर्फ एक जिसका धनिकों का वर्चस्व कि धनियों के बच्चे ही आ पाएंगे जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होगा, या कोई विद्यार्थी जो चाहे कि भाई मैं राजनीति में जाकर इस देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा योगदान दे सकूं? देखिए, आजकल जो नेता नगरी का जो माहौल चल रहा है, मैं कहूँगा एक प्रकार से रीलबाजी और झांकीबाजी में हम लोग जो देखते हैं, और लोग जो रील्स देखकर, जो झांकी देखकर उस ओर आने का प्रयास कर रहे हैं, आम छात्र हैं, आम लोग हैं, नेता बनने का सोच रहे हैं। तो नेता करियर आप कह सकते हैं एक हिसाब से, लेकिन सबके लिए करियर नहीं हो सकता। आप मेरी बात करेंगे तो
जब एक समय बताता हूँ मैं, एक वृत्तांत। कोरोना समय देश में चल रहा था, कोरोना काल का समय देश में चल रहा था, तो जहाँ कहीं ना कहीं परिवार के जन ही एक दूसरे को स्पर्श करने से कतरा रहे थे, वहाँ विद्यार्थी परिषद के हमारे कार्यकर्ता गांव गांव बस्ती बस्ती जाकर हमने कोरोना वॉलेंटियर्स का काम किया। स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना वॉलेंटियर्स हेल्पर बने हम लोग, हमने वैक्सीनेशन कार्य में सहायता करी। तो ये कुछ भाव होते हैं देश के लिए, समाज के लिए कुछ करने का, ये अपने आप अपने अंदर से आते हैं। ये देख के अपन नहीं सीख सकते कि साहब ये नेता हैं, अपन इनको देख के नेता बनने के लिए उसी राह पर चल पड़े। तो कहीं ना कहीं सबके लिए एक करियर नहीं है, ये तो एक भावना होती है देश के लिए कुछ करने की। एज अ करियर पॉलिटिशियन ये बात हो गई जी। इसके अलावा जो विद्यार्थी ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहते हैं, सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए जैसे आप एक लाइब्रेरी संचालक भी हैं, जी। आपके बच्चों से आपका इंटरेक्शन रहता है, भाई बच्चे लाइब्रेरी में रेगुलरली तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चे कई प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, लैक ऑफ अटेंशन, जी। या हम बात करें कि एक प्रकार का एंजाइटी, डिप्रेशन कि भाई गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। भाई इसमें एक इनसिक्योरिटी है, कोई ऐसा नहीं कि हम भाई कॉलेज हुआ 4 साल 5 साल का और हमें प्लेसमेंट मिलेगी। तो इस चीज़ को बच्चा कैसे आप उनको बच्चों को भी आप मोटिवेट करने के लिए या आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे नगर के बच्चों को? मैं यही कहना चाहता हूँ आज की युवा पीढ़ी से। एक रिपोर्ट्स आई कि भारत में सबसे ज़्यादा नौजवान हैं और नौजवानों के कंधों पर ही देश का भार है। लेकिन ये कैसे नौजवान हैं जो रात में 150 की बियर पीकर देश का भार ढोने चले हैं? कहाँ तक ढोएंगे ये देश का भार? आज की युवा पीढ़ी जिसे हम कहते हैं कि ये देश की दिशा और दशा तय करेंगी, वो इस गर्त में, मैं ये कह सकता हूँ, ये झांकीबाजी में सोशल मीडिया पर जो ये देख रहे हैं उसकी होड़ में लगे हुए हैं। तो मेरी युवा पीढ़ी से यही है कि आप अपनी प्रतिभा को पहचानिए। देखिए, आज हम जब अपने बाल्यकाल में थे, विद्यार्थी जीवन में थे, हम लोगों के लिए एक टास्क रहता था कि आप 10वीं 12वीं में इतने परसेंटेज बनाइए, तब आपको हम स्मार्टफोन देंगे, आपको साइकिल दिलाएंगे, आपको मोटरसाइकिल दिलाएंगे। लेकिन आज की युवा पीढ़ी जो जिम्मेदारियां जिसने देखी ही नहीं है, वो 8वीं 9वीं क्लास से उसके हाथ में आईफोन है, गाड़ी बुलेट है, कार है, तो उसको जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं है। तो आप ऐसे युवा से देश के भविष्य के लिए कैसे कह सकते हैं, जिसको कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है? हमारी युवा पीढ़ी आज पूर्ण रूप से होड़बाजी में लगी हुई है। ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ, मैं भी युवाओं के बीच बैठता हूँ, जो उनके विषय हैं, मैं आपको जो यथायोग जो स्थिति है उसी के विषय में परिचित करा रहा हूँ कि युवा पीढ़ी को संभलना पड़ेगा। आप किस पृष्ठभूमि से आए हैं, आपकी क्या संस्कृति है, ये आपको जानना पड़ेगा। किताबों को पढ़ना पड़ेगा, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में आपको जानना पड़ेगा। कितनी मुश्किलों से भारत को आज़ादी मिली, आपको वो जानना पड़ेगा। आपको तो क्या मूलभूत सुविधाएं मिल गई हैं, तो आप अगर किस चीज अपन कुछ आसानी से मिल जाती है ना, तो अपन उसकी कदर नहीं करते हैं। बिल्कुल। इस जेन जी जनरेशन को स्वतंत्रता मिल गई है, उसने आज़ादी देखी है, इसलिए उसे उसकी कदर नहीं है। बिल्कुल। और ये तो आपने वायरल होने वाली बात कह दी कि यूथ के लिए, जैसे आपने ये तो कहा कि एक पक्ष यूथ का ये है कि भाई एक नशे में या फिर डिस्ट्रैक्शन की ओर जो जा रही है, एक यूथ है कि भाई अपने गोल के लिए भी सक्रिय है, कार्यरत है, काम कर रही है जी। लेकिन उस यूथ को शायद एक प्रॉपर मंच नहीं मिलना, या फिर एक संसाधनों की कमी होना, या फिर अभी जैसे एक मुद्दा उठा, सभी विद्यार्थी साथी भी ये देख रहे हैं नगर के, सरकारी नौकरियों में अनियमितताएं, परीक्षाएं ना होना प्रॉपरली, पेपर लीक होना, कई आप लोगों ने भी उस समय पर मुद्दा उठाया इस बात को। तो इस समय पर बच्चा डिमोटिवेट होता है कि जब बच्चा भाई तैयारी कर रहा है और तैयारी के दौरान अगर क्योंकि जब बच्चा परीक्षा देता है और अगर उसमें 1 मार्क से भी रह जाता है तो फिर दोबारा से जर्नी शुरू हो जाती है। फिर 1 डेढ़ साल 2 साल का लंबा समय, कब वो वैकेंसी आएगी, कब फॉर्म करेगा, फिर दोबारा प्रिपेयर होगा। तो कहीं ना कहीं पेपर का लीक होना, परीक्षाओं में अनियमितता, वैकेंसी बहुत लंबे समय तक ना आना, तो इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? बच्चा इस समय पर किस प्रकार से उसको हैंडल करे? देखिए, इसका एक ही समाधान है कि जो सरकार को हम चुनते हैं, जिसको हम वोट करते हैं, ये उसका परम कर्तव्य है कि वो अपने शहर की, अपने प्रदेश की, अपने देश की जनता के विकास के लिए सोचे। कोई विद्यार्थी, हमारी जैसे कि लाइब्रेरी है, उसमें 250 विद्यार्थियों के अंतर्गत सीट्स हैं, तो लगभग 50 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको ना त्योहार की कोई चिंता है, ना परिवार में किसी के
बर्थडे शादी की कोई चिंता है, उनका तो ये रहता है भैया आप तो लाइब्रेरी खोल लो, परमानेंट 24 घंटे उन्हें सिर्फ अपने पेन और अपनी कॉपी से मतलब रहता है। सामने उनका जो क्लासेस चल रही हैं उन्हें उनसे मतलब रहता है। उन्हें किसी भी देश में जो गतिविधियां हो रही हैं उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं रहता। तो सरकार को उनके विषय में सोचना चाहिए कि युवा इस देश का भविष्य है और वो ही इस देश की दिशा और दशा तय करेंगे। उनके भविष्य के विषय में सोचें और निश्चित रूप में वैकेंसी निकालें, नियमित रूप से परीक्षाएं हों, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो जिससे परीक्षा रद्द हो। इससे उस व्यक्ति जो व्यक्ति अपना जीवन झोंक चुका हो जिस चीज के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, जब वो परीक्षा स्थान पर पहुंचता है और वहां देखता है कंप्यूटर सही से नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल लिमिटेड समय है आपके पास 2 घंटे का, उसी में आप कंप्यूटर नहीं चल रहे हैं, उनकी विभिन्न प्रकार की जानकारियां आप भरने में लगे हो फालतू की, जिस काम के लिए आए हैं साहब वो तो उनको व्यवस्थित मिलना चाहिए। तो ये हमारी सरकारों का जिम्मा है और ये सरकार की कमी भी कह सकते हैं। आज अपन देखें विभिन्न प्रदेशों में बढ़ चढ़कर वैकेंसीज तो निकाल दी जाती हैं, वाहवाही लूट ली जाती है, लेकिन यथा योग्य समय पर आप परीक्षा नहीं करा पाते, इसलिए उन बच्चों का भी जो मोरल है वो डाउन होता है। इसके लिए हमारी सरकारों को सोचना पड़ेगा। क्या है, हर काम आंदोलन से नहीं होगा। आप हर बार परीक्षा रद्द कर दो, विद्यार्थी आंदोलन करे, यही थोड़ी करना है हमको इस देश में। भारत माँ को परम वैभव पर पहुंचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। इसलिए सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो वो वादे करते हैं वो उन्हें निरंतर उन पर काम करें और यथायोग्य सही समय पर उन्हें संचालित करने का काम करें। अच्छा, एक बात होती है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना जी, गवर्नमेंट जॉब के अलावा और भी करियर के कई ऑप्शंस हैं, क्योंकि बासुदा ऐसा शहर है कि यहाँ पे टेक्निकल बैकग्राउंड का इतना स्कोप नहीं है जी। तो बच्चा या तो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है या फिर कहीं बाहर निकलता है तो वो टेक्निकल फील्ड पकड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक था द्वापर युग, एक सतयुग, एक कलयुग, वर्तमान में जो युग चल रहा है मैं उसका खुद ही नामकरण कर दे रहा हूँ। इसका युग का नाम है प्रतिभा युग। प्रतिभा युग। आप में क्या प्रतिभा है? स्किल। आपको ये जानने की जरूरत है। वो समय गया, भेड़ चाल का समय रहता था कि ये कर रहा है तो हम भी यही करेंगे, हमारा दोस्त ये कर रहा है तो हम भी ये कर रहे हैं। आज अगर एक दोस्त IPS IAS की तैयारी कर रहा है तो दूसरे दोस्त को ये करने की, ये सोचने की अपेक्षा उसको ये देखना चाहिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं एक अच्छा कैमरामैन बन सकता हूँ, क्या मैं अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ। आप देखिए आज के युग में कंटेंट क्रिएटर का एक जमावड़ा सा लगा हुआ है। हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन है और वो अपनी प्रतिभा अनुसार कंटेंट बनाता है और सोशल मीडिया पे अपलोड करता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी स्किल को पहचानिए और सरकारी नौकरी में जाने की अपेक्षा, सरकारी नौकरी अगर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, आप में लगन है पढ़ने के प्रति, तो आप उसकी तैयारी करिए, लेकिन एक निश्चित समय तक। ये नहीं कि आपको नहीं मिल पा रही तो आप जबरदस्ती घिसे जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो शुरू से ही मालिक का देश रहा है। आप इसे जबरन नौकर बनाने पर मत तुलिएगा। आप में जो प्रतिभा है आप उस क्षेत्र में आगे कार्य करिएगा और इस देश के लिए अपना कुछ अच्छा योगदान देने का सोचिएगा। अच्छा, जैसे आप कवि हैं जी, लिखते हैं, तो क्या सिर्फ कविता एक कोई प्रशंसा के लिए की जाती है या एक करियर भी हो सकती है? वर्तमान जो युग चल रहा है उसे तो कवि एक करियर के रूप में ही देख रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपना पूरा साहित्य, पूरा समय एक निश्चित टॉपिक को बनाने में दे रहे हैं, जो कि दुनियादारी से हटके। एक समय रहता है कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और कविताएं भी लिख रहे हैं, तो वो दोहरा आपका करियर हो सकता है। लेकिन आज का ये युवा है वो करियर के रूप में ही कविता को देख रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कविता तो एक जरिया है देश को जगाने की, देश के जो लोग हैं उनको जगाने की। वर्तमान में ऐसे कई कार्यक्रम चल रहे हैं जो कि कवियों को उनमें आमंत्रित किया जा रहा है। राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए कवि अपनी लेखनी का उपयोग कर रहे हैं और समाज की भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आप सोशल मीडिया ने कविताओं को या कवियों को, लेखकों को एक नया मंच प्रदान किया है, क्योंकि पहले क्या होता था, बुक लिखेंगे राइटर या फिर कविता करेंगे तो एक मंच मिलना चाहिए उनको, एक ऑडियंस मिलना चाहिए। आज ऑडियंस पूरी भर के है कहाँ पर? सोशल मीडिया पर। तो सोशल मीडिया ने किस प्रकार से साहित्य लेखन को, कवियों को, लेखकों को हेल्प की है? देखिए, सोशल मीडिया ने साहित्य और कवियों के साथ साथ सभी विधाओं के लिए एक हेल्पर का काम किया हुआ है, एक मंच दिया है उनको, एक मंच दिया हुआ है। आप में जो भी प्रतिभा है आप सोशल मीडिया पर उसको अपलोड करिए, आपको सुना जाएगा, दरकिनार किया जाएगा, कुछ तो होगा। आप शून्य नहीं रहेंगे, आप
आपका कंटेंट नकारात्मक है तो उस पर बुराइयां भी आएंगी, आपका कंटेंट सकारात्मक है तो उसमें आपकी अच्छाइयां भी आएंगी, आपकी वाहवाही भी होगी। तो सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने कंटेंट को प्रसारित करने का। और इसके अलावा हम बात करें कि विद्यार्थियों को एक सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जीवन में सिर्फ सरकारी नौकरी लक्ष्य होना या सिर्फ एक छोटा लक्ष्य बनाना कि भाई उतने में संतुष्ट हो जाना, जीवन में कुछ अध्यात्म भी हो, एक हम ईश्वर की ओर भी हमारा बढ़ाव हो जी। और भी हम बढ़ सकें, राष्ट्र प्रेम के लिए भी कर सकें। तो उसमें आप कुछ संक्षिप्त में ऐसा कुछ बच्चों को या विद्यार्थियों को, नगर के सभी लोगों को? मैं युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूँगा, सर्वप्रथम तो अपना स्क्रीन टाइम कम कर दें। आज के युवा के हाथ में एक समय हुआ करता था जब पेन और कॉपी हुआ करती थी, आज के युवा के हाथ में लैपटॉप और मोबाइल है। परमानेंट उसकी स्क्रीन को आप स्क्रॉल किए जा रहे हो। आपको ये पता नहीं है हमारे कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं, क्या हमारे शास्त्र हैं, क्या हमारे स्वतंत्रता संग्रामी रहे हैं। आपको हमारे साहित्य के विषय में कोई नॉलेज नहीं है। जब तक व्यक्ति अपनी संस्कृति को नहीं पहचान पाएगा वो अपना विकास कर ही नहीं सकता। वो अपना मानसिक शारीरिक विकास केवल एक सूक्ष्म रह गई है, आपकी सोच एक संकीर्णता में उलझ कर रह गई है। एक 2x2 की मोबाइल की स्क्रीन है, परमानेंट आपकी आंखें उसी में लगी हुई हैं, जो आप देख रहे हैं आप उसी को सच मान रहे हैं। मेरे भाई आप मतलब क्या जीवन जी रहे हैं? आप दूसरों को देखकर अपना जीवन जी रहे हैं। आप सोशल मीडिया की लाइफ इतनी लग्जरी हो गई है कि व्यक्ति अपनी पृष्ठभूमि को नहीं पहचान पा रहा है और वो जो सोशल मीडिया पर देखता है वो वैसा बनने की सोच रहा है। बिल्कुल। आप लेखन करते हैं तो आपकी कोई सी कविता जैसे दर्शकों का भी बहुत प्यार मिला, जो आपकी पसंदीदा हो, तो आप चार पंक्तियों के माध्यम से मैं इस पूरे पॉडकास्ट का एक वो कह सकते हैं कि संक्षिप्त में वर्णन करना चाहता हूँ। युवा पीढ़ी को उसमें संदेश भी हो जाएगा, मेरी विचारधारा भी हो जाएगी कि राह में आएंगे पत्थर, ठोकरें भी डराएंगी, जो डर कर बैठ जाओगे तो हिम्मत हार जाएगी। उतर गए हो जो दरिया में तो फिर लहरों से क्या डरना, वो जिस पर राम बैठे हैं वो कश्ती पार जाएगी। वो जिस पर राम बैठे हैं वो कश्ती पार जाएगी। राम की बात आ गई है तो जैसा कि मैं विद्यार्थियों में एक होती है भक्ति मार्ग में चलने का, जी आप भक्ति पे भी लिखते हैं, आपने वीर रस को, अध्यात्म को और भक्ति को जोड़ दिया है। तो भक्ति के लिए आप क्या अध्यात्म में आप क्या अनुभव करते हैं? आपकी क्या स्पिरिचुअल जो फीलिंग्स क्या रही हैं, आपने अभी तक क्या महसूस किया इस चीज को? मैं ये कह सकता हूँ कि एक व्यक्ति को अगर उसका चरित्र का विकास करना है, मानसिक विकास करना है, पारिवारिक विकास करना है, उसे रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। रामचरितमानस आप देखिएगा, आज की युवा पीढ़ी जो कि चारित्रिक रूप से कहीं ना कहीं अपने आप को खोज रही है, अपने चरित्र को खोज रही है, मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, आप एक बार आपके घर में रखी होगी, आप रामचरितमानस का पाठ करिएगा, जिससे आपके मन को भी शांति मिलेगी, आपके परिवार में भी अपनी भूमिका बनेगी, आपसी तालमेल बनेगा, भाईचारा बनेगा, आपसी में प्रेम भाव बना रहेगा, आप अपने संस्कृति को समझोगे, तो आप रामचरितमानस का पाठ करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित भाई आपका, आपने पॉडकास्ट के लिए समय निकाला और हम अपने पॉडकास्ट चैनल पर मोहित जी जैसे और भी अच्छे युवा कवियों को अच्छे पॉडकास्ट के लिए मेहमानों को लाते रहेंगे ताकि युवाओं को एक अच्छा संदेश जाए द सनी राठौर शो पॉडकास्ट के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।